हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 11th में पहला यूनिट हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ये पहली यूनिट हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। आज का ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट में पहला चैप्टर हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड है, इसमें थर्ड लेक्चर हम लोग लेकर के आए हो। थर्ड लेक्चर हमारा है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो पहली जो हमारा यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स एंड 2 टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी एंड सेकेंड ऑफ ऑल नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट मीन्स विटेकर के अकॉर्डिंग, आर.एच. विटेकर साहब के अकॉर्डिंग ये प्रपोज किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो विटेकर साहब ने भी एक छोटी सी गलती कर दी थी। ठीक है, जिसके कारण ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ या 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोज करना पड़ा वूज ने, या वूज के द्वारा ही 1990 के आसपास ये 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोज किया गया। क्या है थ्री डोमेन ऑफ लाइफ? एक्चुअल में ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा के अंदर एक छोटा सा गलती हो गया था विटेकर साहब से। क्या कि जो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो प्राचीन प्रकार के थे, आद्य प्रकार के थे, उनको किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया के साथ में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जो कि वो सही पोजीशन नहीं था उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम में। देन उसके बाद में हमारे कार्ल वूज नामक साइंटिस्ट, हमारे वूज साहब 1990 के अंतर्गत में इन्होंने जब इस पे काम किया तो इन्होंने इस आर्किया को बाहर निकाल दिया मोनेरा से, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर जो इवोल्यूशनरी लाइफ हाइपोथेसिस दिया गया है, इवोल्यूशन के लेवल पर जो ओरिजिन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का लेवल जो दिया गया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो हाइपोथेसिस दी गई है, उसके आधार पर इन्होंने पूरे एनिमल किंगडम, पूरे या हम कह सकते हैं पूरे विश्व में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसी को आज का ये टॉपिक हमारा है 3 डोमेन ऑफ लाइफ, इसी को ही हमें समझना है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल कंफ्यूजन निकल जाएगा आज की क्लास के बाद में कि 3 डोमेन सिस्टम है क्या, एक्चुअल में डोमेन सिस्टम क्या है, ये पूरा आज की क्लास में आपको कवर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग 3 डोमेन ऑफ लाइफ। पहली बात तो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ है क्या उसको समझना है। हेडिंग डाल दीजिएगा सभी लोग, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है क्या? तो देखिए लिखा है ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन की संकल्पना को, यानी कि जो हाइपोथेसिस यहां पर दी गई है, पूरे पृथ्वी पर या पूरे विश्व में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म को करीबन 3 डोमेन्स की संकल्पना को वूज ने सन 1990 में प्रपोज किया था। ठीक है, यानी कि पूरे जीव जगत को वूज साहब ने क्या किया था, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया या 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रस्तुत किए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा से आर्की बैक्टीरिया, यानी आर्की बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम में रखा या एक अलग किंगडम में स्थान दिया, जिसको हम लोगों ने कह दिया किंगडम आर्किया। ठीक, या किंगडम आर्की बैक्टीरिया, जो कि यूकेरिया सॉरी जो कि आर्किया के अंतर्गत आता है। तो 3 डोमेन यहां पर दिए गए हैं। पहला आर्किया, जिसमें एंसेंट टाइप के बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। दूसरा बैक्टीरिया, जिसमें ट्रू टाइप के बैक्टीरिया इंक्लूड किए गए हैं। और तीसरा यहां पर यूकैरिया या यूकैरियोटा, ठीक है, जिसके अंतर्गत ऐसी सेल्स को रखा गया या ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनकी सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, जिसमें यूकैरियोटिक नेचर, यूकैरियोटिक कहने का मतलब समझ रहे ना, यूकैरियोटिक कोशिका कहने का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जिनके कोशिका के अंदर सेंटर भाग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो यूकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं उनको यूकैरियोटा के अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक, अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बिल्कुल है वही चीज यहां पर भी, आगे मैं लास्ट में बता दूंगा किसको किसमें किस तरह डिवाइड किया गया है। अभी पहले समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, वूज ने क्लासिफिकेशन सिस्टम के विकासीय मॉडल, यानी कि इवोल्यूशनरी जो मॉडल यहां पर प्रपोज किया गया था, ठीक है, विकासीय मॉडल को प्रस्तुत किया था जो निम्न तथ्यों पर आधारित है।
तो वूज साहब ने जो क्लासिफिकेशन, अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया, इसको एक विकासीय मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल के आधार पर प्रस्तुत किया। सबसे पहले इवोल्यूशनरी मॉडल कहने का मतलब समझ रहे हो, विकास कैसे हुआ, कि भाई सबसे पहले क्या बने होंगे, प्रोटोसेल्स बने थे, ठीक है, फिर आर्किया बने, फिर प्रोकैरियोट्स बने, फिर यूकैरियोट्स बने, ठीक है, यूकैरियोट्स धीरे धीरे डेवलप करके हायर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत तब्दील होते गए। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के आधार पर वूज ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, जो कि मान्य भी है, ठीक है, बेहतर भी है, इस आधार पर पढ़े तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे पहला तथ्य इन्होंने दिया, इन्होंने बताया कि हर किसी ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसमें पाए जाने वाले जो आरआरएनए होते हैं, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअल में, ठीक है, आरआरएनए जो होते हैं, ठीक है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये गलत लिख गई है स्पेलिंग, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या लिखा, पाए जाने वाले आरआरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस पाया जा रहा है उसमें अंतर स्पष्ट रूप से पाया जाता है। आप देखेंगे कि जो आरआरएनए है, आरआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड, वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स वहां पर मिलकर के, न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर के वहां पर आपस में आरआरएनए का, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किए हैं, ठीक है। तो उनका जो सीक्वेंस होगा उसमें एक ह्यूज डिफरेंस होगा, चाहे आप आर्की बैक्टीरिया का जो है ना जेनेटिक मटेरियल देखें, या यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल आप देखें, या प्रोकैरियोट का जेनेटिक, इनके जब जेनेटिक मटेरियल को आप राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड को कंपेयर करेंगे तो इनके न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखें, इन्होंने बताया हर एक प्रत्येक कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें पाए जाने वाले लिपिड्स, ठीक है। अब आपको पता है कोशिका झिल्ली में जो है ना लिपिड प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, है ना, ये बैक्टीरिया से ही हमने देखा, बैक्टीरिया की भी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ट्राई लेयर्ड जो है ना सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी प्रकार से यूकैरियोट्स की भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो यहां पर ये अलग है, ठीक है। इनमें जो लिपिड होता है ये एंटीबायोटिक के लिए इनकी संवेदनशीलता अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि इनको, या हम ये कह सकते हैं कि जो लिपिड होता है और जो एंटीबायोटिक होता है वो आर्की बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे आर्की बैक्टीरिया के ऊपर जब एंटीबायोटिक डाला जाएगा तो वो उसका इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर इनका संवेदनशील देखा गया है, इनमें अलग अलग प्रकार का है, कुछ सेल्स में अलग अलग प्रकार, तो उनको आर्किया में इंक्लूड कर दिया। जो एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदी नहीं थी उनको निकाल के रख दिया कहां, आर्की बैक्टीरिया में, या उनका संवेदन अलग प्रकार का था, सेंसिटिव, या उनका जो है ना रिएक्शन अलग प्रकार का था, तो उनको आर्किया में इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मॉडर्न हाइपोथेसिस, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है उसको इवोल्यूशन का आधार माना जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है वो इवोल्यूशन का क्या माना जा रहा है बच्चा, आधार माना जाता है, क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले आरआरएनए की संरचना अत्यधिक संरक्षित होती है, प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है, तथा इसका एक ही फंक्शन होता है, इसका एक ही कार्य होता है, आरआरएनए का केवल एक ही कार्य होता है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड का एक काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा है आरआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले अंतर एवं समानता, इनमें जो डिफरेंस पाया जा रहा है और इनमें जो सिमिलरिटीज पाई जा रही हैं, ठीक है। आरआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले अंतर, यानी कि उसमें जो डिफरेंस है, और उनमें जो समानताएं पाई जा रही हैं, ठीक है, उनके कारण विभिन्न समूहों में जीवों के संबंधों का पता चलता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट ग्रुप्स में जो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका पता चलता है आरआरएनए के द्वारा। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है अब यह माना जाता है कि प्रकृति में किसी एक ही आर्कियल प्रोकैरियोट, यानी कोई एक ऐसा एंसेस्टर, प्राचीन या एंसेस्टर, एंशिएंट एंसेस्टर हमारा पाया जा रहा है, या अननोन एंसेस्टर है जिनसे इन सभी का फॉर्मेशन हुआ। तो अब यह माना जाता है कि आज की डेट में यह माना जाता है कि प्रकृति में, इस पृथ्वी पर या नेचर में किसी एक ही आर्कियल प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर कोशिका से, ठीक है, आर्कियल
प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर, आर्कियल प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर, पूर्वज कोशिका से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन्स का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा एंसेस्टर है, एक ऐसा आर्कियल प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर कोशिका है जिससे आर्किया का भी निर्माण हुआ, बैक्टीरिया का भी निर्माण हुआ और यूकैरियोट्स का भी फॉर्मेशन हुआ है, और उसी एक एंसेस्टर से पूरे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो। ठीक, देखिए लिखा हुआ है इन 3 या इन डोमेन्स को प्रायः नंबर 1 आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, इन्हें कहेंगे क्या, तो पहला यहां पर दिया गया है आर्किया, जिसको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा है बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, तीसरा है यूकेरिया या कैरियोटा। ठीक है, तो ये 3 डोमेन यहां पर दिए हैं बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था और वो मैं वादे पे तरीके से चल रहा हूं कि जितने भी यहां पर मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं यहां पर वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा, और हर एक चैप्टर को मैंने प्लेलिस्ट के अंदर सजा के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाकर के अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, और अपने बायोलॉजी के लेवल पर जो नॉलेज है उसको 11th 12th 9th 10th लेवल पर इंक्रीज कीजिए। ठीक है, बस आपसे सपोर्ट इतना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितना नॉलेज गेन हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया है, या क्या डाउट आपका रहेगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का मैं रिप्लाई जल्द से जल्द दे पाया करूं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे डोमेन्स आर्किया की। अब डोमेन आर्किया एक्चुअल में क्या है, जिसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं, बराबर। तो देखो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, इस डोमेन में एंसेंट बैक्टीरिया यानी कि प्राचीन जीवाणुओं को रखा गया है। ठीक है, जितने भी एंसेंट, जितने भी प्राचीन या प्राथमिक या आद्य प्रकार के बैक्टीरियल सेल हैं, उनको इस डोमेन के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है या किंगडम आर्केरिया में रखा गया है, हम किंगडम आर्केरिया भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह ऑर्गेनिज्म भी एक कोशिकीय व पूर्व केंद्रीय होते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहां पर मैं बता रहा हूं डोमेन आर्किया में रखे गए हैं, ये सभी भी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कोशिका से मिलकर के बने होते हैं और पूर्व केंद्रीय होते हैं, यानी कि पहले से उपस्थित केंद्रक या पहले से उपस्थित कोशिका से निर्मित होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी सेल मेम्ब्रेन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन की बनी होती है। इनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, ब्रांच होती है, शाखित होती है और हाइड्रोकार्बन चेन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशली ब्रांच होगी और हाइड्रोकार्बन की बनी होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना, बैक्टीरिया का अलग कंपोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, अभी मैं कंपेयर कराऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, इनकी सेल मेम्ब्रेन में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है। इनकी सेल पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इनकी जो कोशिका है इस पर अगर हम लोग कोई एंटीबायोटिक डालते हैं, प्रतिजैविकी डालते हैं, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सेल्स का आरएनए, इन सेल्स का यानी कि जितनी भी आर्कियल सेल्स हैं, इनका जो आरएनए है वो बैक्टीरिया सेल के आरएनए से अलग होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन कोशिकाओं पर एटमॉस्फेरिक अनफेवरेबल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरणीय में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और उनसे भी खतरनाक परिस्थितियां, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर गिर जाए, इतना टेम्परेचर बढ़ जाए कि 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। ठीक है, या इतना कम हो जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। ठीक है, फिर भी इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म हो जाता है, फिर भी क्या होते हैं, पर भी यह जीवित रह सकते हैं। तो इन सेल्स पर एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस पर भी ये ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं बच्चा, सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, जिसमें अन्य ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। इस बात को याद रखिएगा, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए और उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या आपको ही रख दिया जाए, सपोज आप नहीं, मतलब मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म को रख लें, तो क्या होता है, उसका प्रोटीन सेल जो होगा वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। अब यहां पर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैथेनोजेंस, जितने भी मैथेनोजेंस को खोजा गया है वो यहां पर आते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स और हाइपर थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स, हाइपर थर्मोफाइल्स, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
ये सारे के सारे डोमेन आर्किया के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड डोमेन बैक्टीरिया, या इस डोमेन बैक्टीरिया को हम लोग यू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, यानी सत्य प्रकार की बैक्टीरियल सेल। वो असत्य प्रकार की, प्राचीन प्रकार की बैक्टीरियल सेल जो है ना डोमेन आर्किया के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। यहां पर सत्य प्रकार की बैक्टीरियल सेल को रखा जाएगा। सत्य प्रकार की बैक्टीरियल सेल कहने का मतलब उनसे एडवांस फॉर्म में यहां पर ये सेल्स पाई जाएंगी। जैसे देखिए लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल ग्लिसरॉल से जुड़ी अशाखित यानी अनब्रांच्ड फैटी एसिड की चेन से बनी होती है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्लिसरॉल से अटैच रहती है, अनब्रांच होती है और फैटी एसिड चेन से बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी होती है यहां पर इनकी सेल वॉल। ठीक है, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, यानी कि इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाएगा और इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का जो है ना सब्सटेंस भी पाया जाता है, जिसको नाग और नाम के रूप में जानते हैं, है ना। आगे बताऊंगा जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट यहां पर है, यह एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदी होते हैं। तो जितने भी यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए, ये सभी के सभी एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके साइटोप्लाज्म में नेकेड डीएनए पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है बच्चा, नेकेड डीएनए पाया जाता है, अर्थात इनमें हिस्टोन प्रोटीन संबंधित नहीं होगा डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन इसमें इनके डीएनए में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, बैक्टीरियल आरएनए आर्किया के आरएनए से व यूकैरिया के आरएनए से काफी अलग होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया का आरएनए होता है वो इससे पहले की आर्की बैक्टीरिया की हम बात करें उनसे, उनके आरएनए से, और जो यूकैरियोट्स हम लोग हैं हमारे आरएनए से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग प्रकार का होता है। और खास बात क्या है, इनमें बैक्टीरियल जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यू बैक्टीरियल सेल। फॉर एग्जांपल यहां पर कौन कौन से हैं, तो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, है ना, माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ सेल कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया कॉज होता है इससे। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं ये कहां रखे गए हैं, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत या बैक्टीरिया डोमेन के अंतर्गत इनको इंक्लूड किया गया है। अच्छा, इस डोमेन को हम लोग किंगडम माइकोटा भी कहते हैं। ठीक, तो किंगडम माइकोटा में इन ऑर्गेनिज्म में किंगडम मोनेरा में इन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया, माइकोटा में फंगस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो थर्ड डोमेन आपका है वो कौन सा है, डोमेन यूकेरिया या यूकैरियोटा। ठीक है, देखो इसमें क्या खास बात लिखी हुई है, लिखा है इनकी सेल में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे या जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनके अंदर सभी के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक संगठन कहने का मतलब क्या होता है, इनमें जो सेल पाई जाएगी उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू टाइप का होगा, दैट मींस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। और जो डीएनए होगा, ठीक है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन से वो संबंधित होता है, राइट। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, इनकी सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के सिमिलर प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की तरह ही त्रिस्तरीय झिल्ली के रूप में होती है। तो यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें, इनकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का ही सिमिलर यहां पर होता है, लेकिन खास बात क्या है कि इनमें कुछ ऐसे एसिड नहीं पाए जा रहे हैं जो वहां पाए जाते थे। ठीक है, वो यहां पर एब्सेंट होंगे, इसीलिए तो ये डिफरेंट होगा। देखिए लिखा हुआ है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। तो डोमेन यूकैरिया में प्लांट और एनिमल दोनों को इंक्लूड किया गया है। इवन यहाँ पर प्रोटोजोन्स को भी इंक्लूड किया गया है, इवन यहाँ पर माइकोटा यानी कि फंगस को भी इंक्लूड किया गया है, एल्गी को भी इंक्लूड किया गया, जितने प्लांट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, प्लांटी को, जितने प्लांट्स हैं सबको रखा गया, जितने एनिमल्स हैं उनको रखा गया, जितने यहाँ पर प्रोटोजोन्स हैं उनको रखा गया और जितने फंगस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया, क्योंकि इन सभी की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। ठीक है, तो उसको डोमेन यूकैरिया या यूकैरियोटा में रखा। यूकैरिया पर एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए व
बेसिक प्रोटीन हिस्टोन का बना होता है, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होता है, यानी कि नेकेड डीएनए नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित यानी हिस्टोन प्रोटीन से अटैच रहेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यूकैरियोट्स का जो आरआरएनए होता है वो अलग प्रकार का होता है बैक्टीरिया से। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, 80S प्रकार का पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, या जो है ना क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर जो आरआरएनए या आरएनए राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S प्रकार का होता है। अच्छा, एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांट्स, फंजाई, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन सबको इन डोमेन्स के डोमेन 3 यूकैरियोटा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अच्छा, अब हम यहां पर एक थोड़ा सा ग्राफ के रूप में समझते हैं कि कोई एक अननोन एंसेस्टर है। पहले जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ होगा तो उस समय कोई एक अननोन एंसेस्टर होगा जिससे सबसे पहले आर्किया प्रोड्यूस हुए होंगे, फिर यूकैरिया बने होंगे, और फिर उसके बाद में यू बैक्टीरिया बने होंगे, फिर उसके बाद में यूकैरिया बने होंगे, यूकैरियोटा बने होंगे, ठीक है। तो इनको डोमेन के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। तो डोमेन आर्किया में यहां पर देखिए किसको इंक्लूड किया गया, थर्मो एसिडोफिल्स को, हेलोफिल्स को और मिथेनोजेंस को। और यहां पर देखें तो यू बैक्टीरिया में ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया इंक्लूड किया गया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ग्रीन निगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया। वहीं हम लोग अगर डोमेन यूकैरिया की बात करें तो उसमें प्रोटिस्ट रखे गए हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव आते हैं यूकैरियोटिक फॉर्म में उनको रखा गया, एनिमल्स को इंक्लूड किया गया, प्लांट्स को रखा गया और फंजाई को रखा गया। अब अगर हम और भी डिटेल में जाएं तो हम आर्किया को देखेंगे तो इसमें किंगडम दिया गया जिसका नाम है किंगडम आर्की बैक्टीरिया। आर्किया को देखोगे तो इसमें किंगडम आर्की बैक्टीरिया रखा गया है, तो आर्की बैक्टीरिया में सारे आर्किया को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। फिर वहीं पर जो किंगडम जो बैक्टीरिया है इसमें जो किंगडम दिया गया वो दिया गया क्या, मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया। और वहीं पर यूकैरिया जो डोमेन है इसमें करीबन 4 किंगडम दिए गए। कितने, 4 किंगडम, जिसमें पहला है किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा है किंगडम माइकोटा, तीसरा है किंगडम प्लांटी और चौथा है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये डोमेन सिस्टम के आधार पर अगर आप इसमें किंगडम को इंक्लूड करेंगे तो किंगडम आपका हो जाएगा आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम माइकोटा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरीके से अगर देखें आप तो कुल कितने किंगडम यहां पर बन गए, 6 किंगडम बन गए, 6 किंगडम बन गए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं ना क्या कि 6th किंगडम क्लासिफिकेशन भी प्रपोज हो गया। 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बना है, वो अलग बात है, वो बात की बात है, यहां पर इतना ही समझो। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने प्रपोज किया, कार्ल वूज ने 1990 में। इन्होंने एक्चुअल में डोमेन सिस्टम को प्रपोज किया, लेकिन उस डोमेन सिस्टम में आर्की बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम माना। जब आर्की बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम माना, बाकी सारे के सारे किंगडम विटेकर के अकॉर्डिंग ही है, तो सब सही है ना। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहां पर प्रपोज हो गया, या अपने आप ही इन्होंने जो है ना इसको प्रपोज कर दिया डोमेन सिस्टम था, लेकिन किंगडम सिस्टम भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी यहां पर प्रपोज हो गया, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया कौन, विटेकर साहब। विटेकर ने गलती कर दी, जो किंगडम मोनेरा था उसी में सभी के सभी जो है ना आर्की बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर दिया। तो साहब ने क्या किया, किंगडम मोनेरा से हटा करके जो है ना किंगडम मोनेरा से आर्किया को हटा करके किंगडम आर्किया दे दिया, है ना, पूरा किंगडम ही बना दिया आर्किया का। तो इससे 5 जगत प्रणाली के आधार पर 6 जगत प्रणाली बन गई, ठीक है। तो यहां तक सभी को हमारे हिसाब से समझ में आएगा बच्चों। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू फॉर्म में स्टार्ट हो चुकी हैं, स्टार्ट हैं 11th क्लास में। अगर वो है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को ज्वाइन करने का मतलब है आपको सिर्फ आना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। और आप पीछे नहीं रहेंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू फॉर्म में करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।